ये क्या हो रहा है? वो रिकॉर्डिंग ऑन हुई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम एटीएम कार्ड जब यूज करते हैं, आपने कभी एटीएम कार्ड यूज किया आपने गाँव में आप लोगों ने? मैंने तो नहीं किया। एटीएम कार्ड यूज करने के लिए क्या जरूरी बातें हैं आपको पता है? एटीएम कार्ड के साथ एक पिन नंबर मिलता है। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी ऐसा हो कि आप एटीएम में पहुंचे हो, हस्बैंड के साथ ही गया हूँ, ठीक है, और हस्बैंड कॉल में लगे हूँ, बात कर रहे हो, जैसे मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई गरीब आया और उसने बोला कि मैडम मेरा एटीएम कार्ड यूज करा दीजिए। अब आप ही को नहीं आता होगा तो आप उसको कैसे यूज करवाना सिखाएंगे? हाँ, सही बात है। इसीलिए ये चीजें हमें सिर्फ हमारे लिए नहीं चाहिए, ये चीजें हमें इसलिए भी चाहिए कि हम जो पब्लिक में सोसाइटी में रह रहे हैं उनका हेल्प कर सकें। हुँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि एटीएम कार्ड में क्या चीजें होती है। देखिए एटीएम कार्ड जब हमें मिलता है तो एटीएम कार्ड के साथ एक पासवर्ड मिलता है, एक कोड मिलते हैं, 4 नंबर का होता है, उसको हम बाद में चेंज भी कर लेते हैं और अपना जब भी चाहे हम चेंज कर सकते हैं। हुँ। लेकिन ऐसा एटीएम कार्ड का जो कोड होता है वो किसी को बताया नहीं जाता है, अपने आप अपने याद रखा जाता है और कहीं भी कागज पे भी लिख के रखा नहीं जाता है, स्पेशली आपके पर्स में तो बिल्कुल भी नहीं, और एटीएम कार्ड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप एटीएम कार्ड को यूज कर रही हैं, सबसे ज्यादा ध्यान हो कि आपका जो पासवर्ड है, आपका जो नंबर है, जो मिला है आपको, उसको बैंक से जो मिला है उसको तुरंत पहले चेंज कर दे, और जब चेंज कर दिया तो उसके वो जो नंबर है वो अपने पास याद रखें, लेकिन उसको कहीं लिख के नहीं। ठीक है। जब आप एटीएम कार्ड जाती हैं तो होता क्या है बता देता हूँ मैं। जैसे ही आप एटीएम कार्ड पहुंचती हैं तो सबसे पहले आप स्क्रैच, पहले क्या होता था कि पहले जो कार्ड है आप उसको इन करती थी और बाहर निकाल लेती थी। अब से नियम ये आया है कि एटीएम कार्ड को जब भी आपने इन किया तो एटीएम कार्ड वहीं रहेगा, वो बोलेगा, बताए हर चीज आपको गाइड भी करता जाएगा। जैसे आप एटीएम कार्ड डालती हैं, पहले वो बोलेगा कोई भी रैंडमली कुछ भी 2 नंबर डाल दीजिए, जैसे एसबीआई का बात करूँ तो बोलेगा आप कुछ भी 2 नंबर डाल दीजिए। 2 नंबर डालने के बाद वो आपको बोलेगा अब आप 4 नंबर जो आपके पिन नंबर है, जो पासवर्ड है वो डाल। जब आप वो डाल देंगी तो वहां पे प्रावधान आएंगे आपके पास कि आपको पैसा निकालना है, पैसा जमा करना है, या पिन कार्ड चेंज करना है, या पैसा ट्रांसफर करना है। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो हमें हमेशा जरूरत पड़ती है: पैसा निकालना, पैसा डालना, पैसा ट्रांसफर करना और पिन कोड चेंज करना। इन चारों ही चीजों के लिए अलग अलग आपके ऑप्शन है, और ऑप्शन को आप 2 तरीके से कर सकती हैं, एक हिंदी और बहुत यार क्या हो रहा है? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही माध्यम से आप उसको चेंज कर सकते हैं। जब आप उसको चेंज करेंगे, आप वहां पे चेंज कर लीजिए। चेंज करने के जो भी आपको, हिंदी अगर आपको अच्छा लगता है तो हिंदी आसान लगता है जो, और या इंग्लिश आसान लगता है तो इंग्लिश, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन करिए। जब आप वो एक्शन करेंगे आपके पैसे निकल आएंगे। जब आप एटीएम कार्ड छोड़ते हैं, एटीएम की मशीन को छोड़ते हैं, पैसे जरूर गिनती कर लीजिए और अपना एटीएम कार्ड भी जरूर निकाल के ले लीजिए। ये 2 चीजें बहुत ही जरूरी हैं ध्यान रखने के लिए। यह है एटीएम कार्ड को यूज करने का तरीका। दूसरा आपको मैं बताऊं, एक तरीका और है जिससे हम पैसे निकालते हैं या हम कहीं कहीं पैसा भेजते हैं, वो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। कभी किसी ने इंटरनेट बैंकिंग की है? आप लोगों ने तो खैर, आप लोग बैंक नहीं जाती हैं, आप लोग एटीएम कार्ड नहीं यूज करती हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं यूज करती। लेकिन मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग का भी तरीका बताया। इंटरनेट बैंकिंग भी इसी तरीके से, जिस तरीके से आप अपना कोड डालती हैं, जिस तरीके से आप अपना पिन डालती हैं, इसी तरीके से इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको ये बताऊं कि इंटरनेट बैंकिंग करने से या इंटरनेट बैंकिंग के इस्तेमाल करने से कहीं कोई जोखिम नहीं। जोखिम इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसमें आजकल तो, अब आप हर एक स्टेप पे आपके पास ओटीपी आता है। पहले तो ये होता था कि हम कुछ भी कर देते थे और ओटीपी नहीं आता था। अब आज के टाइम पे एक भी ट्रांजेक्शन होगा, एक भी रुपया ट्रांसफर होगा, तो बिना मोबाइल पे एसएमएस आए और बिना आपके पास ओटीपी आए वो ट्रांजेक्शन भी नहीं हो। तो एकदम जोखिम की चीज नहीं है। कोशिश करिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को भी यूज करने की। पेटीएम आप में से कितने लोग यूज करते हैं? पेटीएम तो करते हैं। पेटीएम किस काम के लिए यूज करते हैं आप? अरे बस जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है उसके लिए। पेटीएम आप, हाँ स्मृति जी आपने हैंड रेस किया, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं, मैं भी यूज करती हूँ इसलिए हैंड रेज किया मैंने। गुड मैडम, गुड। देखिए मैं ये जानता हूँ कि गृहिणियां जो हैं, जो आप महिलाएं हैं,
घर चलाना तो सबसे अच्छे तरीके से आप लोग को पता है कि घर किस तरीके से चलता है, घर का बजट किस तरीके से चलता है। अगर आपको घर चलाना आता है, आपको घर का बजट चलाना आता है, तो आपको यह भी आना चाहिए कि उस एटीएम कार्ड को, उस इंटरनेट बैंकिंग को, उस बैंकिंग के प्रावधान को, फॉर्म को कैसे यूज करना है। क्योंकि आप ये सीखेंगी तो आप लोगों को सिखा पाएंगे। जैसे राधा मैडम ने बताया कि जब वो पेटीएम को यूज करती हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए, मतलब कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। कोई और भी कोई ऐसा काम है जो आप पेटीएम से करते हो या गूगल पे से करते हो? कोई बोलना हम चाहेगा गोल्ड अपने बाय आप को? कर सकते हैं, हम गोल्ड बाय कर सकते हैं, हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, हम ग्रोसरी स्टोर्स पे जा रहे हैं वहां हम पेमेंट कर सकते हैं। हम लोग अब आजकल कैब्स लेते हैं तो हम पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। और भी शॉपिंग के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम पेटीएम थ्रू यूज कर सकते हैं। देखिए मैडम ने कितने अच्छे तरीके से आपको बताया कि पेटीएम के ये उपयोग है। जिस तरीके से पेटीएम के उपयोग हैं, इसी तरीके से क्या बोलते हैं, पेटीएम को भी लेकिन हमें सेफ उसी का, आपको जैसे मैंने बताया कि बैंक के ट्रांजेक्शन के लिए, आपके एटीएम कार्ड के लिए या आपके क्या बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आपको सेफ्टी मेंटेन करनी है। इसी तरीके से पेटीएम में भी आपको सेफ्टी मेंटेन करनी है। वो जो पिन कोड है जो एटीएम का है वो सभी को नहीं बताना है। और एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे कभी आप कहीं ट्रांसफर करती हैं पैसे पेटीएम के माध्यम से या किसी और के माध्यम से, एक प्रैक्टिस बनाइए कि पहले 1 रुपया ट्रांसफर करिए। जब आपका 1 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसको आपने भेजा है उसको फोन करके पूछिए कि मैंने आपको पैसा भेजा है, 1 रुपया आपको भेजा है, 1 रुपया आपके पास पहुंच गया। जब ये कंफर्म हो जाए 1 रुपया पहुंच गया, तो आप जितना भी अमाउंट उसको भेजना है आप भेजिए। इससे क्या होगा कि आपको पैसा गलत जगह नहीं जाएगा और पूरा पैसा एक बार में नहीं जाएगा। आपका कंफर्मेशन वेरिफिकेशन वहीं का वहीं हो जाएगा। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग ओला और उबर बुकिंग करते हैं? मैं सर। हाँ श्रुति मैडम, श्रुति मैडम आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप अगर कंफर्टेबल हो तो प्लीज। फोटोज आ जाएंगी इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आप क्या बोलते हैं अपने कार्ड के माध्यम से या पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से अपने सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। आर्थिक साक्षरता जो है वो यहीं से शुरू होती है। अच्छा, आप लोग ग्रोसरी तो आपने एक पेटीएम से बुक कर दिया, आप लोग मॉल्स में भी जाते होंगे, खरीदारी भी करते होंगे, आपने कभी कार्ड यूज किया वहां पे? क्या नया चेंजेस आया है? कुछ नया चेंजेस आया है अभी कार्ड को यूज करने का? जब हम कार्ड लगाते हैं कहीं पे तो कुछ नया चेंजेस आया हो, आप बता पाए कोई? देखिए मैं बताता हूँ। पहले क्या था, कोई भी कार्ड हो, आपने कार्ड को लगाया, आपका जो बिल था वो बिल स्क्रैच हुआ और आपके पास कोई एसएमएस नहीं आता था, कोई ओटीपी नहीं आता था और पैसा कट जाता था। इससे हो ये रहा था कि जैसे ही आपका एटीएम कार्ड, सपोज करिए कि आपका ये जो एटीएम कार्ड है, ठीक है, डेबिट कार्ड जिसको हम बोलते हैं, अगर ये चोरी हो गया, ठीक है, पहले पहले का प्रावधान बता रहा हूँ, चोरी हो गया तो ठीक है, जिसने चोरी किया वो पैसे तो नहीं निकाल सकता, लेकिन तब ये समस्या आ रही थी कि वो पैसे तो नहीं निकाल पा रहा था लेकिन वो खरीदारी कर पा रहा था। उसको कोई पिन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, उसको कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ रही थी। वो अपना कार्ड जाके स्वाइप कर देता था और सारे पैसे से वो खरीदारी कर लेता था। बाद में गवर्नमेंट को ये बताया गया कि जब ये केसेस बढ़ गए, इसकी संख्या बढ़ गई कि लोगों के पैसे गायब हो जाते हैं, एटीएम कार्ड जैसे ही चोरी होता है लोग खरीदारी कर लेते हैं उससे जाके, तो नया नियम आया कि अब पेटीएम, आप एटीएम कार्ड को कभी भी इस्तेमाल करना होगा तो एटीएम कार्ड को इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा कि आपके फोन पे एक 4 नंबर का ओटीपी आएगा और वो ओटीपी वहां पे लगेगा। जब तक वो नहीं लगेगा और जो 4 पिन है वो नहीं लगेंगे तब तक खरीदारी भी नहीं हो सकती। इसके तहत ये हुआ कि क्या बोलते हैं, जो चोरी थी, जो पेटीएम के कार्ड के हमारे जो डेबिट कार्ड की जो चोरी है, उससे चोरी, जो खरीदारी वाली चोरी थी वो बच गई। अच्छा, आप लोग को ये बताइए, जब करेंसी चेंज हुई थी देश में, जब पैसे का नोट्स को बदलाव किया गया था, मोदी सरकार ने जब 2016 में ये प्रावधान किया कि सारे नोट्स बदल जाएंगे, कितने लोगों के पैसे ऐसे अभी भी हैं पुराने नोट है? किसी के पास पुरानी नोट है अभी भी? वर्षा मैडम कुछ कहना चाहेंगी आप? मोदी सरकार ने 2016 मेमोरी में, के लिए रखे मेमोरी के लिए रखे हुए हैं कुछ कलेक्शन मेमोरी के लिए रखे हुए हैं, ये भी हाँ, अच्छी मैं बात है। कलेक्शन करती हूँ, कुछ कलेक्शन करती हूँ
तो उसके लिए भी रखे हुए हैं। अच्छी बात है मैडम, अच्छी बात है। कम से कम हम अपने नई पीढ़ी को ये बता पाएंगे कि नोट एक बार चेंज हुए थे और ये पुरानी नोटें हैं। ये बहुत अच्छा चीज है कि आपने उन पैसों, कुछ पैसों को संभाल के रखा हुआ है आगे पीढ़ी को ये दिखाने के लिए कि हाँ ये पैसे हैं। और ये पैसे जो हैं, एक बार ऐसा हुआ कि रातों रात प्रधानमंत्री जी ने बोला कि सारी नोट बदल गई हैं। कुछ याद है, कुछ इंस्टेंस याद है आपको, कुछ बता पाए, शेयर कर पाए उस पर्टिकुलर दिन का कोई कहानी, किसी के साथ ऐसा हो? उस दिन बोलिए बोलिए हम मैडम। लोग बाहर गए हुए थे और जब रात को घर पे लौटे तो आते ही घर में बस वो न्यूज देखी और सब एकदम से शॉक्ड हो गए। मम्मी तो बस रोने ही लगी कि मेरे तो सारे पैसे बेकार हो गए। अच्छा, आप लोगों ने पैसे को जाके बदला वहां पे, बैंक में जाके पैसे को बदला कि नहीं बदला? नहीं, कुछ समय कुछ तो चेंज हुए पैसे, क्योंकि बिजनेस भी था। बिजनेस में काफी इस चीज का वो रहा कि कुछ समय तक तो चल ही रहे थे वो, तो कुछ तो चेंज हुए। बिजनेस में गए कुछ, और कुछ बैंक में भी चेंज हुए। बैंक में भी लिमिट तक चेंज किए थे ऐसे। अच्छा, ऐसा बताइए कि किसी ने ऐसा कि लंबी सी लाइन लगी हो तब जाके आपने एटीएम में जाके पैसे चेंज करवाए हो, पैसे निकाले हो, कुछ ऐसी स्टोरीज? नहीं, ऐसी तो कोई स्टोरी नहीं है। खुद करना ही नहीं पड़ा ना हमें। अच्छा मैम, धन्यवाद धन्यवाद। ये कुछ ऐसे इंस्टेंस हैं जहाँ पे मतलब साक्षरता, जब हम आर्थिक साक्षरता की बात करते हैं तो ये स्टोरीज भी आती हैं। और ये हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को हमें ये बताना पड़ेगा कि ऐसा भी होता है और ये इस चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो पैसे को जमा करना है, अगर पैसे को जमा करना है तो ये मैं आपको इसलिए बताया कि देखिए वो एक समय था जहाँ पे एक दिन में सरकार ने बोला कि सारे पैसे आपके क्या बोलते हैं, पुराने पैसे नहीं रहे और उनकी वैल्यू जो है वो डिग्रेड हो गई, ठीक है, या अब उसके चलन नहीं रहेगा, नोट बदली जाएगी। इसका मतलब ये कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में रखिए और नगद पैसा घर में कम रखिए। कहने का मतलब ये कि अगर ऐसी स्थिति दोबारा कभी आती है तो हमारे भावी भविष्य को ये सिखाया जा सके कि पैसा बैंक में ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और आपका जो बाहर पैसा है, जो गृहणियां यूजुअली इमरजेंसी के लिए पैसा रखती हैं अपने पास, कुछ लोगों के साथ ऐसी दिक्कत आई भी कि जिनके पास पैसा था वो अलग अलग जगह छुपा के रखा हुआ था, तो वो बाद में जब पता लगा दिवाली आई, अगले साल की जब दिवाली आई है और जब कपड़े निकाले गए हैं तो वहां कुछ पैसे मिले हैं और बोला ये नोट अब चेंज नहीं हो सकती। तो ऐसी भी चीजें हैं। तो ये चीजें हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आर्थिक साक्षरता जो बात है वो यहाँ से नहीं है कि वो नोट चेंज हुई थी या सरकार ने बोला कि नोट चेंज कर दिया जाए। सरकार ने उस माध्यम से एक चीज और कहना चाहा कि आप अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा बैंक में। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग में से कितने लोग ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की कुछ ऐसी कोई चीज होती है? म्यूचुअल फंड किसी ने सुना है? कोई भी महिला बताना म्यूचुअल फंड चाहेंगी तो कि? लगभग सभी जानते होंगे। म्यूचुअल फंड तो सभी जानते होंगे। मैडम आप फिर उसके बारे में कुछ बता पाएंगी? नहीं, ज्यादा नहीं बता सकती मैं, क्योंकि मेरे यहाँ भी ये स्थिति, हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, उनके यहाँ ये स्थिति होती है कि ज्यादातर चीजें हस्बैंड और बच्चे मैनेज करते हैं। तो उनको मतलब वो कहते भी तो कई बार हम होते हैं चीज को इग्नोर करते हैं कि हमें क्या जरूरत है, आप लोग कर तो रहे ही हो, आप लोग जा तो रहे हो बैंक, हमें क्या करना है। क्योंकि ये होता है, अरे कौन तैयार होगा, कौन जाएगा बैंक, आप लोग कर लाओ, बच्चे कर लाएंगे। तो कई बार हम लोग भी जांच के इन चीजों को इग्नोर करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड क्या चीज होती है। सबसे पहली चीज तो म्यूचुअल फंड कहाँ से लेना चाहिए? म्यूचुअल फंड हमेशा बैंक या पोस्ट ऑफिस से लेना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छी जगह वही है, बैंक या पोस्ट ऑफिस। अब म्यूचुअल फंड होता क्या है? होता है बिल्कुल वहीं से हैं दोनों चीजें, याद आया। लोगों से पैसा लेंगे और वो पैसे को एक जगह लगाएंगे, कंपनी में लगाएंगे। लेकिन कंपनी में भी कौन सी? 50% जो पैसा उसमें लगेगा वो लगेगा पैसा गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी। 51% पैसा जो है, 51%
51% पैसा जो है वो सरकारी कंपनियों में लगाया जाता है, 49% से 50% पैसा जो है वो प्राइवेट कंपनीज में लगाया जाता है। इसका मतलब ये कि जो आपका पैसा जो बैंक ने लगाया है वो आपका एक तरीके से सुरक्षित है, वो कहीं इधर उधर या गड़बड़ जगह पे, गलत जगह पे नहीं लगा है। बैंक इस गारंटी भी लेता है और इसीलिए म्यूचुअल फंड को बैंक से करना चाहिए। फायदा म्यूचुअल फंड का ये है कि जहां नॉर्मल आप बैंक में जब जमा करती हैं तो आपको नॉर्मल अगर सेविंग अकाउंट है तो वहां 6% मिलता है, कुछ बैंक 4% देते हैं, कुछ बैंक 6% देते हैं। और अगर एफडी करती हैं या पोस्ट ऑफिस की स्कीम में लगाती हैं पैसा तो वहां पे 8% मिलता है। लेकिन यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है तो देखा गया है कि अमूमन एक साल में 12% आपको वृद्धि आपके पैसे में मिलती है। मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे प्रावधान है जहाँ पे आप अगर म्यूचुअल फंड को यूज करेंगी, आप म्यूचुअल फंड की सेवाओं को यूज करने की कोशिश करेंगी तो आपके जो हम कहते हैं कि ना पैसे की हमने वृद्धि कर ली, वो वहां से हो सकती है। और वो सेफेस्ट जगह, सबसे सेफ तरीका है उसके तहत काम करने का। कोई कुछ इस मामले में कुछ पूछना चाहे या करना चाहे, बताना चाहेगा या कुछ पूछना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है मेरे से। किसी का कोई सवाल हो म्यूचुअल फंड को लेके, अपने अपने बैंक में जाइए या अपने अपने क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में जाके ही म्यूचुअल फंड की सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। एक चीज और आपको बताऊं, इसी से जुड़ी हुई बात है आर्थिक साक्षरता। आप सबके बच्चे होंगे, किसी के बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। किसी ने भी यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए कभी भी अप्लाई किया है स्कूल के माध्यम से या सरकार के माध्यम से स्कॉलरशिप किसी ने किया हो? राशि मैडम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। राशि मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपने, हाँ अब बोलिए बोलिए आप। बच्चे होशियार होते हैं तो स्कॉलरशिप मिल जाती है। देखिए हेलो, आपको मैं बताऊं, बच्चे होशियार की बात नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये आपको। जो नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो इस चीज पे आधारित होती है कि आप, आपके बच्चे कौन सा कोर्स कर रहे हैं, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं, और आपकी आय क्या है। इन दो चीजों पे आधारित होकर नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम में जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरा जाता है और वहां से सभी को स्कॉलरशिप मिलती है। ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिलती है। अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के पोर्टल पे जाएंगे और वहां पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगी कि ये बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, ये इसका आधार कार्ड है, इसकी फोटो है, स्कूल का सर्टिफिकेट ये है, पेरेंट्स का ये आय है और बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है। कोशिश करिए अपने अपने लोगों को जितने लोग इस नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम में बच्चों के चीजों को अपलोड कर सकें। जब आप फॉर्म भर देते हैं तो सबसे पहले स्कूल का प्रिंसिपल वेरीफाई करता है। जब प्रिंसिपल वेरीफाई कर देता है तो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में जो नोडल अफसर है वो वेरीफाई करता है। नोडल अफसर वेरीफाई करने के बाद डीएम वेरीफाई करता है। डीएम वेरीफाई करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो फाइल चली जाती है और ऑनलाइन उसका अप्रूवल आ जाता है। 15 से 1 महीने के अंदर आपका बच्चे का स्कॉलरशिप आपको मिलनी शुरू हुई। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि आपकी आय क्या है और बच्चे की फीस क्या है। ये दोनों को डिपेंड के हिसाब से स्लैब बने हुए हैं, उस स्लैब के मुताबिक आपको स्कॉलरशिप मिलती है। गरीब जो तबके के बच्चे हैं, ठीक है, उनको ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, अमीर तबके के बच्चों को स्कॉलरशिप कम मिलती है, लेकिन स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ, एक चीज और भी, स्कॉलरशिप नंबर ऑफ यूनिट्स डिफाइंड है कि 1000 बच्चों को ही मिलेगी। तो अब उसमें यह है कि अगर 5000 बच्चों ने अप्लाई किया तो मिलने 1000 को है, लेकिन उसका भी परसेंटेज है कि इतने बच्चे परसेंटेज गरीब तबके के रहेंगे और 25% हर तबके के बच्चे रहेंगे। तो मिलती है, लेकिन हाँ, किसी को कम, किसी को ज्यादा, और कुछ को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है, लेकिन हर तबके के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है।
हर साल ये प्रयास जरूर करिए कि अपने बच्चों का स्कॉलरशिप के माध्यम से अप्लाई करवाइए, कभी ना कभी स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी उन बच्चों को। आप लोग के और कुछ सवाल हो तो मेरे को जरूर पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। राशि मैडम अपने आप को अनम्यूट करिए पहले आप। कोई कुछ पूछना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। सर ये स्कॉलरशिप किस क्लास से, मतलब ग्रेजुएशन के आसपास मिलती है, कब मिलती है, देखिए मतलब किस मैडम, स्टैंडर्ड से बच्चे ले सकते हैं? ये स्कॉलरशिप जो है नेशनल स्कॉलरशिप पॉलिसी है, ठीक है। मैं आपको मैडम को, अंजू मैडम को लिंक भेज दूंगा, ऑनलाइन लिंक है ये, ठीक है। गूगल पे भी आप जी। करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पॉलिसी अगर करेंगे तो वो आ जाता है, खुल जाता है। और चाहे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे बीए बीएससी कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे आईटीआई कर रहे हो, कोई भी पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं उसके लिए अप्लाई किया कर सकते हैं, ठीक है। बस एक ही बात है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो जैसे कॉलेज से ही मिलती है स्कॉलरशिप, तो ये अलग होती है क्या? हाँ, अगर जैसे आपको किसी भी एक जगह से स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है, हाँ, या आपके पेरेंट्स को, मतलब हस्बैंड या वाइफ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले से ही पैसा मिल रहा है, तो आप एलिजिबल ही नहीं रहे। एक स्कीम एक ही जगह पे आप ले सकते नहीं हैं जैसे इसका अब फायदा। नहीं सपोज मेरी आप अगर बेटी एमबीए कॉलेज कर से रही है बच्चों कॉलेज को से, तो उसे उसके कॉलेज से ही स्कॉलरशिप हाँ मिली। उसने स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया था तो उसके 95% मार्क्स आए थे, तो उसमें उसको स्कॉलरशिप मिली। हाँ, जब आपकी तो बच्ची को ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिली हुई है तो दूसरी स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है। हाँ वही मैं पूछ रही थी ना। एक स्कॉलरशिप ही मिल सकती है बच्चे को, दूसरी कैसे मिल जाएगी? हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है। लेकिन अगर नहीं आप लोगों ने अप्लाई किया तो इसको अप्लाई जरूर करना है। चाहे वो एमबीए कर रहा हो, चाहे बीएससी कर रहा हो, बीए कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आप अप्लाई कर सकते हो। किसी के और कोई सवाल साक्षरता को लेके, आर्थिक साक्षरता को लेके कोई और सवाल? अब आप ये बताइए कि कितने जल्दी आप लोग क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड को कम से कम एक बार जाके खुद एटीएम मशीन में जाके, हस्बैंड के साथ में जाके खुद ही बोलिए मेरे को भी सिखा दो, मैं भी जरा देख लूं कि एटीएम कार्ड कैसे यूज करते हैं। है। इस बार तो जाएंगे जाएंगे। हाँ, एक बार तो जरूर जाइए, एक बार एक जाइए। बार तो जाना ही है, हाँ, मैं तो क्योंकि हमारे मैं जब तो हस्बैंड एटीएम सारा खुद काम ही करते हैं ऑपरेट तो करती इसलिए हूँ। हम सारा काम करते हैं, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक बार सीखेंगे। सीखना है मैडम। देखिए आप लोग सीखेंगे ना तभी आप दूसरों को सिखा पाएंगे नहीं बिल्कुल इसके आप लिए। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए मेरे को, एटीएम खुद ही ऑपरेट करती हूँ। आप में से कोई ऐसी महिला है जिनका इस तरफ रुझान है कि हम भी बिजनेस करें? मतलब अगर हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी बिजनेस करें, किसी को ऐसा मन करता है? राशि मैडम आपने आपको अनम्यूट करके बोलिएगा। या हस्बैंड के ही बिजनेस में हम सपोर्ट करें, दोनों तरीके हैं। या तो हस्बैंड का बिजनेस है, मैं भी पार्ट करती हूँ, मैं भी हेल्प करती हूँ, चलो। या ऐसा कि मैं भी अलग से बिजनेस करूँ, ऐसा कुछ आप लोग को कभी ऐसा लगा? अब वो करने देंगे तभी तो करेंगे हेल्प। हाँ जी, ये एक बात है कि वो करने देंगे, लेकिन ऐसा अगर सपोर्ट मिलता है आपको कि नहीं नहीं चलो तुम भी बिजनेस करो, मैं तुम्हें बताऊंगा, तो आप करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे, अगर लेकिन सामने से सपोर्ट मिलेगा तो। हाँ, वो सपोर्ट की बात है। देखिए ये तो है, तो सपोर्ट की बात। मान लीजिए अब उनकी आप, मर्जी नहीं है और हम कर रहे हैं जबरदस्ती, तो वो नहीं हो सकता है ना। हाँ हाँ, जबरदस्ती की बात नहीं होती। देखिए कहीं पे भी जबरदस्ती की बात नहीं है। बात यह है कि अगर आपका मन कर रहा है और सपोर्ट आपको मिल रहा है तो आप करिए उसको। ऐसा करने से, इसलिए इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप करेंगी तो सरकार की तरफ से और भी फायदे हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से क्या कहते हैं, जो मॉनेटरी फायदा महिलाओं को सबसे ज्यादा दिया जा रहा है इस टाइम। सरकार कह रही है कि अगर महिलाएं आगे आएंगी इस काम करने के लिए, हम टैक्स में भी रिबेट करेंगे। जैसे आपके घर, अपने आप लोग के जब घर बनते हैं और जब प्लॉट रजिस्ट्री होती है, तो महिलाओं के नाम पे अगर प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, महिलाओं के नाम पे घर बनते हैं, तो छूट मिलती है। इसी तरीके से सरकार कह रही है कि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर महिलाएं बिजनेस करने आगे आएंगी तो हम और छूट दें। तो ये भी एक प्रावधान है। हो सकता है कुछ के नाम, आप ही लोग के नाम पे भी बिजनेस हो रहे हो, ऐसी भी चीजें हैं।
ठीक है। तो मैं चाहूंगा जितने लोग यहाँ मौजूद हैं कम से कम आप एक बार सब लोग वीडियो ऑन कर लें तो एक बार अच्छी सी फोटो आ जाए, उसके बाद आज का कार्यक्रम मैं अंत करूं। सब लोग से गुजारिश है सर मेरी कि इस टाइम की ऑन कर जी, दें। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे इस कोविड के टाइम में कुछ लोगों ने अपना परिवार खोया है, और तो ऐसी महिलाओं के लिए सरकार की कोई योजनाएं हैं कि अगर वो बिजनेस को छोटा सा करना चाहें तो उसमें कोई योजना आप बता सकते हैं? देखिए, मैं आपने बहुत अच्छा और रिलेटेड सवाल पूछा है, क्योंकि ये बहुत ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चे हैं जिन्होंने अपने दोनों माँ बाप को खो दिया है, या अपने घर के अर्निंग मेंबर को खो दिया है। सरकार जी ने दो प्रावधान किए। सरकार ने जी पहला प्रावधान तो ये किया है कि सारे बच्चों की फीस माफ की जाएगी। ऐसे कोई भी बच्चे हैं जिनके यहाँ पे जो कमाने वाले जैसे जेंट्स थे या वाइफ थे या दोनों ही परिवार में बच्चे नहीं रह गए, पेरेंट्स नहीं रह गए, तो इनकी स्कूलों में फीस माफ की जाएगी। लेकिन स्कूलों की लेकिन फीस ऐसा लेकिन सर ऐसा तो नहीं हो रहा, बच्चों की फीस तो अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते होंगे तभी ना फीस माफ होगी, प्राइवेट नहीं नहीं स्कूल्स नहीं, में तो नहीं है। देखिए मैं आपको प्रावधान बताऊं, प्रावधान क्या है। जी ये ऐसा इस प्रावधान आने में थोड़ा टाइम लग गया हमारा। प्रावधान अब पहले पता रहना चाहिए कि प्रावधान क्या है। जी नजदीकी जी सीएससी सेंटर में जाइए, ठीक है। आपके यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो या आप जान रहे हैं जिनको, नजदीकी सीएससी सेंटर जाइए। सीएससी सेंटर में जाके बोलिए कि हमें कोविड के दौरान पे हमारे इन बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहे, कमाने वाला जो आमदनी का स्रोत था वो नहीं है। उसके अगेंस्ट में फॉर्म गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला है, ठीक है। मैं भी आपको भेज दूंगा, आप अपने कंप्यूटर से भी बैठ के उसको रजिस्टर कर सकते जी हैं। वो रजिस्टर कर देंगे, उसका एक नोडल अफसर है, नोडल उसका अफसर उसको वेरीफाई करेगा। लेकिन एक शर्त है उसकी कि बच्चे का एडमिशन का जो डिटेल है और पेरेंट्स का जो डेथ सर्टिफिकेट वो उसमें लगेगा। और पेरेंट के डेथ सर्टिफिकेट में बहुत क्लियरली लिखा होना चाहिए कोविड-19 के कारण पेरेंट की मृत्यु, ठीक है। ये दो कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे नहीं, हैं। जो केवल को सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ स्पेशली कि केवल कोविड के लिए ही है ये, या कोविड के पीरियड में जैसे किसी और वजह से कैंसर वगैरह से किसी की डेथ हुई है? कई ऐसे परिचित मेरे गए हैं कि वहाँ अर्निंग मेंबर गया है लेकिन लेडी है, मतलब बच्चों के फादर की जैसे डेथ हुई है, तो उस कंडीशन में कुछ प्रावधान है देखिए, क्या फादर की डेथ हुई है, कोविड से इतर? फादर इज एन अर्निंग मेंबर, ठीक है। और फादर की डेथ हो जी गई है, जी मदर अर्निंग मेंबर है नहीं। वहां पे जी यही लिखा जाता है कि फादर इज एन अर्निंग मेंबर, मदर हाउसवाइफ है, अभी घर में जी क्या बोलते हैं, आय का कोई स्रोत नहीं है, तो बच्चे की फीस माफ की जाए, जी। ठीक है। तो वो कोविड के लिए ही है केवल, हाँ, या किसी और परेशान? सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए। ओके गवर्नमेंट की दूसरी जो स्कीम है उसमें क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जहां पे बच्चों की फीस तो माफ नहीं होगी, लेकिन क्या बोलते हैं कुछ रिबेट मिलता है, कुछ पैसे मिल सकते हैं। जैसे कि आकस्मिक मृत्यु या कुछ अनफॉर्चुनेट मृत्यु हो जाती थी जो कि 35,000 किया गया था, अब सरकार ने उसको 51,000 कर दिया, ठीक है। तो तुरंत तुरंत 50,000 जी। 51,000 रुपए मिल सकते हैं। वो कोविड के लिए भी किया गया और कोविड के अलावा भी किया गया। नहीं, मेरा सर इसलिए मैंने आपको ये चीज पूछा है, कोविड के लिए तो जो कोविड से गया उसके लिए तो सरकार ने रखा ये प्रावधान, लेकिन कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा और उस लॉकडाउन में डॉक्टर्स ने देखने से मना कर दिया, पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है लेकिन डॉक्टर्स बिल्कुल एग्री नहीं है, इवन मतलब हाथ लगाने को तैयार नहीं है, उस कंडीशन में तो पेशेंट जान से हाथ धोएगा ना, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया है? देखिए, गवर्नमेंट के लेटर में लिखा हुआ है कि कोविड के दौरान पे जितने लोगों की जान गई है, ठीक है, कोविड के दौरान में, जी उन्होंने जी ये नहीं लिखा है कि कोविड के टाइम, कोविड के कारण। लेटर में बहुत साफ साफ लिखा है कोविड के दौरान में जितने लोगों की अपने कमाने वाले व्यक्ति की जान गई है, वो चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, तो प्रावधान लागू जी होता है, ठीक है। लेकिन मैंने जी खुद जैसे मैं आपको बताऊं, 2 जगह डीपीएस दिल्ली में मैंने फीस माफ करवाई, ठीक है। मेरे लेटर से ही वो साइन होके गया। जी उनके बच्चे माँ बाप दोनों नहीं रह गए। जी केवी की टीचर थी, उनकी बहन और ये दोनों लोग एक ही स्कूल में थे। उन्होंने मेरे को ये इन्फॉर्म किया कि इन बच्चों की फीस कैसे होगी, तो मैंने फिर प्रिंसिपल को लिखा कि इनके माँ बाप नहीं है, इनकी फीस माफ की जाए, और डीपीएस नोएडा ने फीस माफ की, ठीक है।
इसी तरीके से अगर वहां का एमएलए, वहां का एमपी इस चीज को टेकअप करता है, अब तो गवर्नमेंट ने तब प्रावधान ये आया नहीं था, तो किसी को जी जाके बताना पड़ेगा, तब हमने जी बताया, ओके सर्टिफिकेट लगाया। जी अब तो प्रावधान ही कर दिया गया, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपको फॉर्म जी भरना पड़ेगा। जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगी, जब तक नोडल अफसर उसको वेरीफाई नहीं करेगा, तब तक ये आपको सुविधा नहीं मिल पाएगी। ओके। किसी के और और कोई सवाल? नहीं सर, आप बिजनेस के लिए और बता रहे थे ना कि वो किसी महिला, मतलब वो अगर घरेलू महिला कोई छोटा सा बिजनेस करना हाँ, चाहे। आपको बताता हूँ, देखिए घरेलू महिला अगर कोई छोटा बिजनेस करना चाहती है, जितना फंड एसएचजी को मिलता है 10,000 से लेके और 2 लाख के बीच का ब्रैकेट है, ठीक है। छोटा बिजनेस करने के लिए 10,000 से 2 लाख तक के बीच का पैसा मिलता है। वो पैसा जब आप जी अपने जो आप बिजनेस करने जा रही हैं, उसका प्रपोजल जब आप बना लेती हैं, बैंक में जाके जमा करती हैं कि हम ये काम करेंगे, इतनी महिलाएं मिलके ये काम करने जा रही हैं, तो वो पैसा 10,000 से 2 लाख रुपए तक का मिल सकता है वो। लेकिन आपको एक चीज बता दूं मैं, वो जो पैसा जी। है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा इंटरेस्ट अच्छा, फ्री, इंटरेस्ट लगता है उस पर भी। लेकिन इंटरेस्ट कम होगा ना उस पे। हाँ, इंटरेस्ट कम है। मतलब बाकी जैसे जगह 12% लगता है, तो वहाँ 8% लगता है, इस तरीके से है बस। ओके। हाँ। मतलब गवर्नमेंट इस पे कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है उन महिलाओं को और भी कम, जैसे बहुत मिनिमम उस पे, या जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को फ्री देती है पैसा कुछ कुछ बिजनेस के लिए, कुछ देखिए उस तरह की स्कीम्स देती है, वैसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट फ्री देती है, लेकिन उसकी लिमिट है। वो इतना जी पैसा लगेगा तब हम फ्री देंगे, ठीक है। वो ओके। लिमिट थोड़ी सी जी ज्यादा है। जी वो लिमिट जो है, देखिए। वो बिजनेस क्लास की जो लिमिट है, वो थोड़ी सी ज्यादा है। जो आप फ्री लोन की जो बात कर रहे हैं, या पैसा छूट जाता है, वो दिया जाता है, क्या बोलते हैं, किसानों को, जिसमें 4% दिया जाता है, उनको 4% रेट से दिया जाता है। हाँ, किसान वही मैं दिखाते हैं कि जान हम रही हूँ कि किसान, जैसे किसानों वगैरह। जी किसान दिखाएंगे आप तो आपको मिलेगा। एसएचजी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर आप फॉर्म करती हैं, 10 महिलाएं मिलके 100-100 रुपए, 100-100 रुपए 6 महीने तक जमा करती हैं बैंक में जाके, और बैंक से फिर बोलती हैं कि अब हम आप मेरे को फंड करिए, तो बैंक आपको फंड कर देगा। अच्छा। लेकिन आपको 10 महिलाओं को मिलके एसएचजी फॉर्म करनी पड़ेगी। आपने अपने नाम लिखिए, क्योंकि सर एसएचजी कई को ऐसे रजिस्टर कर। परिचित, हाँ, कई ऐसे परिचित लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जहाँ इस तरह की ट्रेजेडीज हुई हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी कोई हेल्प कर पाऊँ इस तरह से तो देखिए बैंक क्या करिए, या कुछ नहीं उसके करिए, थ्रू, योजनाओं आप के थ्रू। 10 महिलाएं मिली, 10 महिलाएं मिलकर 100-100 रुपया हर महीने जमा करिए, ठीक है। 1,000 हुआ, 6,000 हो गया 6 महीने का। जब ये बैंक के पास ये हो जाएगा कि ये महिलाएं कॉन्टिन्यूसली 6 महीने से ये पैसा जमा कर रही हैं, आप वहां पे तब बोलिए कि हम एसएचजी फॉर्म किया है और हम हर महीने 1,000 रुपए जमा करते हैं, 6,000 रुपए हो गए हैं, हमें पहला सबसे पहला इंस्टॉलमेंट उनसे बोलिए हमें 20,000 रुपए लोन दीजिए, ठीक है। वो आपको 20,000 रुपए लोन देंगे। फिर आप अपना धीरे धीरे काम बढ़ाइए, काम को बेचना शुरू करिए, और उसके बाद बोलिए कि 20 को आप 50 कर दीजिए, फिर 50 को आप फिर 80 कर दीजिए, 80 को लाख कर दीजिए, लाख, वो 2 लाख तक आपको फंड इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन ये समूह में ही होना चाहिए ना, अकेला समूह कोई में ही नहीं कर होगा, सकता। ये समूह में ही होगा, हाँ, सिंगल नहीं हो सकता है। सिंगल नहीं हो सकता। जी हाँ, आपको 10 लोगों को जोड़ के, गांव की महिलाएं 10-10 रुपए इकट्ठा करके ये काम शुरू कर देंगे। शहर जी में जी आप, मैं कहूंगा आप लोग 100-100 रुपए इकट्ठा करके करिए, और बिल्कुल। जो आपका समूह बनेगा इसको रजिस्टर करवाइए। जी और किसी के कुछ सवाल? सर ये सरकार की जो योजना है 5 लाख का मेडिक्लेम फ्री में जो मिला हुआ है, हाँ जी, वो किस तरीके से मतलब किया जाए? देखिए सरकार की ये जो योजना है मेडिकेयर वाली, ठीक है, जब तक आप उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा के उसके 3 महीने का, कम से कम 3 महीने का आप उसका जो महीने का फीस है, ठीक है, वो 200 रुपये फीस है पूरे साल भर की, ठीक है। 224 रुपये आ गया, 244 रुपये ऐसा कुछ फीस है पूरे साल भर की। इसको जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक 3 महीने नहीं हो जाएंगे, तब तक इसकी फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते। तो रजिस्टर करिए। लेकिन सर इसके लिए क्या-क्या चाहिए? जैसे 2 बच्चों के लिए किया जाए तो? पैन सिर्फ कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए,
बैंक या क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में जाइए और वहां जाके बोलिए कि मेरे को इस स्कीम में अप्लाई करना है। वो आपको फॉर्म दे देंगे उस स्कीम का, अप्लाई करिए, पैसा जमा करिए, 244 रुपए पैसा है साल भर का, 1 साल का जमा कर दीजिए और उसकी फैसिलिटी जब आपको है वो आपको मिलने लग जाएगी। 244 1 पर्सन जब फुल फैमिली 1 साल का 244 एक आदमी का। इसके बारे में तो डिटेल बताइए जरा सा। देखिए ये जो पैसा है मोदी गवर्नमेंट ने 2014-15 में ये शुरू किया था इसकी, ठीक है। 2 स्कीम है ऐसी, ठीक है जी। दोनों ही स्कीम में, एक में 312 रुपए जमा होता है, एक से 244 रुपए जो स्कीम होता है। इस स्कीम से फायदा ये होता है, और दोनों में साल भर का पैसा है, जो मैं आपको पैसा बता रहा हूँ 244 और 312, ये 1 साल में एक आदमी के लिए लगता है, ठीक है। इससे फायदा ये है कि अगर कभी किसी का हादसा हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या वो बीमार पड़ जाता है, तो बीमार, हादसा या करना पड़ेगा। अब बोलिए आप, ये खर्चा होता है, वो सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक का पैसा दिया जाता है। लेकिन किस एज तक का होगा सर? इसकी एज है क्या? एज है इसकी क्या? इतनी से इतनी तक? इसकी एज 60 साल से नीचे वाले। कितनी? 60 से नीचे वाले, 60 साल से नीचे वाले। अच्छा हाँ, 60 साल के बाद नहीं, 60 साल से नीचे वाले सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60 साल के बाद तो वैसे ही हो जाते हैं। 60 साल के ऊपर वाले के लिए गवर्नमेंट की अलग स्कीम है, क्योंकि सीनियर सिटीजन की। सर यदि है ना राशन कार्ड नहीं 1 साल के लिए वैल्यूएबल होगा ना? हाँ, मैं आपको बताऊं, देखिए राशन कार्ड की एक समस्या आप जैसे राष्ट्रीय मैडम ने उठाई है। देखिए राशन कार्ड जो होता है वो 3 लेवल पे होता है, ठीक है। अमूमन हम ये क्या करते हैं, हम पैन कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन हम राशन कार्ड नहीं बनवाते, ठीक है। अब जो स्कीम जो मैडम जब बोल रही हैं और जो राष्ट्रीय मैडम ने मुद्दा उठाया है कि इसके लिए राशन कार्ड जरूर है, राशन कार्ड अप्लाई करिए, अपने हस्बैंड की और अपनी आय के हिसाब से आपको राशन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन राशन कार्ड उसमें लगेगा जरूर। सर असल में राशन कार्ड नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ मेरी भांजी रहती है, उसके मतलब फादर और मदर इस काबिल नहीं है, तो इस वजह से उनका राशन कार्ड तो है नहीं। उस भांजी को सिक्योर करना चाहती हूँ मैं। सबसे पहले तो राशन कार्ड जरूर बनवाइए, आप चाहे जो भी लेबर। तो राशन कार्ड बनकर आए हैं, राशन कार्ड बढ़ाते ही नहीं है। राशन कार्ड नहीं बनाते हैं। राशन कार्ड बनाएंगे ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम क्या है ना, राशन कार्ड हम लोग बनवाते नहीं है। हम कहते हैं कि राशन कार्ड की हमको जरूरत नहीं है, मानता हूँ हमको राशन नहीं चाहिए उससे, लेकिन बिना राशन कार्ड के इस स्कीम में, बिना राशन कार्ड की स्कीम को अवेल नहीं कर पाएंगे। उनको बोलिए मुझे राशन कार्ड कैसे बनेगा ये बताइए। तो वो तो लेडी के नाम से बनाते हैं, तो वैसे भी राशन कार्ड जो बनाते हैं वो लेडी के नाम से बनता है, जेंट्स के नाम का तो बनता नहीं है। नहीं, जेंट्स के नाम पे भी बनता है, ऐसा नहीं है। नहीं, हमारे इधर है जैसे, तो सबके लेडीज के नाम के बने हुए। हाँ, वो इसलिए मैं बताऊं, देखिए ऐसा है राशन कार्ड से कुछ ऐसी सुविधाएं ली जाती हैं जो जेंट्स को दिखा के नहीं करते। हम बोलते हैं कि हम लेडीज को करके ही दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन आप जेंट्स का भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जेंट्स बिजनेस कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, वो राशन कार्ड दिखाएंगे तो वहां पे भी वो रिफ्लेक्ट होता है, तो वो राशन कार्ड का उनको जो फैसिलिटी वो ऐसे भी नहीं मिल सकती, इसलिए वो बनाते हैं। नहीं सर, वो कुछ भी नहीं कर रही हैं, घर की लेडीज हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनके लिए राशन कार्ड कैसे बने? उनके लिए राशन कार्ड सीएससी सेंटर जाइए, सीएससी सेंटर के थ्रू ही अप्लाई करवा दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर कहाँ पर? सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर जो है ना आपके नजदीक का। अच्छा, जहां कहीं भी आप हैं, आपके नजदीक में सीएससी सेंटर जरूर होंगे, ठीक है। सीएससी सेंटर में जाइए, कॉमन सर्विस सेंटर होता है ये, कॉमन सर्विस सेंटर में जाइए, बोलिए मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, उनको दे दीजिए, वो आपको अप्लाई कर देंगे, 2 दिन में आपका राशन कार्ड बन के आ जाएगा। फीस जो लगेगी वो फीस वहां दिखती है कहीं। सारे फॉर्म्स को हम सीएससी सेंटर के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और सब जगह सीएससी सेंटर है। क्या और सवाल?
ठीक है। अंजू मैडम धन्यवाद, आपने इन सब महिलाओं को इकट्ठा किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये कैसे किया। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हम लोगों को इतनी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू ऑल एंड ऐसे ही इस तरीके से जुड़ते रहिए और आप लोग के जो सवाल हो पूछते जाइएगा। आगे आज आर्थिक साक्षरता इसलिए कि सबसे पहले हमने आर्थिक साक्षरता की बातें, नारी सशक्तिकरण और नारी स्वावलंबन तो बाद में आता है। जब तक हम आर्थिक साक्षर नहीं है तब तक हम नारी न सशक्तिकरण की तरफ जा सकते हैं न स्वावलंबन की तरफ। इसके साथ में सभी महिलाओं का धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीएस आईडिया का आभार, जिनके माध्यम से ये हम वेबिनार कर सकें। नमस्कार।